Hello students, welcome to Government Commerce College BCom Part First EAFM पेपर फर्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स व्यावसायिक अर्थशास्त्र चैप्टर आइजो क्वांट कर्व एंड एक्सपेंशन पथ सममात्रा या समोत्पाद वक्र एवं प्रसार पथ। वस्तुओं के उपभोग में तथा साधनों के प्रयोग में कई दृष्टिकोणों में या कई दृष्टियों में समानता पाई जाती है। जिस प्रकार से कई वस्तुओं का संयुक्त रूप से प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार से किसी वस्तु के उत्पादन में भी कई साधनों का संयुक्त रूप से प्रयोग किया जाता है। पुनः वस्तुओं के विभिन्न संयोग समान संतुष्टि प्रदान कर सकता है। उसी प्रकार वस्तुओं में भी दी हुई तकनीकी दशाओं के अंतर्गत उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को संयोग समान उत्पादन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में इससे पहले अध्ययन किया था उदासीनता वक्र विश्लेषण। उदासीनता वक्र विश्लेषण में दो या दो से अधिक वस्तुओं का इस प्रकार से संयोग किया जाता है कि हमें कंजम्पशन के दौरान अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके, और उसमें एक वस्तु का उपयोग बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु का त्याग करना पड़ता है, दूसरी वस्तु का उपयोग बढ़ाने के लिए पहली वस्तु का त्याग करना पड़ता है, ताकि हमारा का जो कंजम्पशन लेवल है वो इक्वल रहे और सेटिस्फैक्शन भी इक्वल रहे। हम उसमें वस्तुओं को चेंज इसलिए करते हैं कि हमारे पास सीमित साधन होते हैं, सीमित साधनों से हम अधिक से अधिक मात्रा में संतुष्टि प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए जो वस्तु हमें ज़्यादा महंगी लगती है उसे कम खरीद लेते हैं, जो सस्ती लगती है ज़्यादा खरीद लेते हैं, और सेटिस्फैक्शन को हम बराबर रखने का प्रयास करते हैं। ये हमारा उदासीनता वक्र विश्लेषण में होता था। उसी प्रकार आइजो क्वांट कर्व जो होता है, उसके अंदर भी उत्पादन करने के लिए दो या दो से अधिक साधनों की आवश्यकता होती है। तो उसमें किसी वस्तु को उत्पादन करने के लिए ए बी साधन होता है, तो ए अधिक मात्रा में और बी कम मात्रा में, या बी अधिक मात्रा में ए कम मात्रा में प्रयोग करके उस वस्तु का उत्पादन किया जा सकता है। तो ये उत्पादन करने की दी हुई तकनीक के अंतर्गत विभिन्न साधनों में कुछ थोड़ा सा चेंज करके और उत्पादन को समान मात्रा में आगे बढ़ाया जा सकता है। ये था हमारा सममात्रा या समोत्पाद वक्र। सममात्रा वक्र का अर्थ या एवं परिभाषा। आइजो का अर्थ है समान, इसलिए इसे समान मात्रा वक्र, इक्वल क्वांटिटी कर्व या समोत्पाद वक्र, इक्वल प्रोडक्ट कर्व या आइजो प्रोडक्ट कर्व भी कहते हैं। आइजो प्रोडक्ट दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, जिसमें एक प्रथम होता है ISO का तात्पर्य समान एवं द्वितीय शब्द प्रोडक्शन का तात्पर्य है उत्पाद या वस्तु से। संयोजित रूप से दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो समोत्पाद वक्र का अर्थ उत्पादन के साधनों के ऐसे संयोग को प्रदर्शित करने से है जिन्हें उत्पादक वस्तु की समान मात्रा उत्पादित कर सकता है। अन्य शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि सम मात्रा या सम उत्पाद वक्र दो उत्पत्ति के साधनों के ऐसे विभिन्न संयोगों का बिंदु पथ है जिसमें उत्पादन को एक समान उत्पादन मिलता है। अर्थात जिस वक्र पर श्रम पूंजी के विभिन्न संयोग उस समान उत्पादन प्रकट करते हैं उसे सममात्रा वक्र कहते हैं। जिसका तात्पर्य ये भी हो सकता है कि हम जैसे घर पे खाना खाते हैं और खाना खाने के लिए सब्जी, रोटी, पानी, सलाद, मीठा सब कुछ मिला करके और हम विभिन्न संयोजनों में थोड़ा मात्रा फिक्स करते हैं, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 10 ग्राम। इस प्रकार से हम अपने खाने के लिए एक लिमिट तैयार करते हैं, और उसी लिमिट के अकॉर्डिंग यदि हमें रोटी बढ़ानी होती तो सलाद कम कर देते हैं, सलाद बढ़ानी होती है तो हम रोटी भी कम कर सकते हैं या सब्जी कम कर सकते हैं। मीठा बढ़ाना हो तो हम रोटी कम कर सकते हैं, सब्जी कम कर सकते हैं, सब्जी बढ़ानी हो तो मीठा कम कर सकते हैं, रोटी कम कर सकते हैं। तो हम अपने पेट की पूर्ति करने के लिए, सेटिस्फैक्शन अधिकतम रखने के लिए आवश्यकता अनुसार वस्तुओं की मात्रा में चेंज कर सकते हैं, और हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल इक्वल रहना चाहिए, इक्वल रख सकते हैं। ऐसे ही उत्पादन करने के लिए हमारे पास में सामान्यतया कुछ साधन ऐसे होते हैं जो आपस में एक दूसरे के स्थान पर सबस्टिट्यूट भी हो सकते हैं, या अपने आप को अगर चेंज किया जाए तो दूसरे साधन का प्रयोग किया जा सकता है।
उदाहरण के रूप में यदि उत्पादन करने के लिए जैसे श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है, या तो हम सारा श्रम लगा दें या सारी पूंजी लगा दें। अगर सारा श्रम लगाते हैं तो बिना पैसे के उत्पादन कोई भी नहीं होता है, इसलिए पैसा होना ज़रूरी है, पूंजी होना ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए हम श्रम पूरा लगा देंगे, पूंजी नहीं लगाएंगे तो भी हमारा उत्पादन नहीं होगा। तो श्रम लगाएंगे लेकिन पूंजी भी लगानी पड़ेगी। दूसरी तरफ यदि हम सारी की सारी पूंजी लगा दें, श्रम नहीं लगाएंगे तो भी हमारा उत्पादन नहीं होगा, क्योंकि पूंजी लगाने से, पूंजी से हम मशीनें तो खरीद सकते हैं लेकिन मशीनों को ऑपरेट करने के लिए कम से कम एक लेबर की आवश्यकता होती है। इसलिए पूंजी के साथ में कम से कम एक लेबर भी आवश्यक होगा। ऐसे ही और भी कोई साधन हो सकते हैं जो एक दूसरे के स्थान पर रिप्लेस भी हो सकते हैं। और ये किन क्षेत्रों में होते हैं? जहाँ पर एक कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जहाँ पर पूंजी प्रधान होता है, श्रम प्रधान नहीं होता है। कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जहाँ पर श्रम प्रधान होता है, पूंजी प्रधान नहीं होता है। कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जहाँ पर श्रम अथवा पूंजी दोनों में से कोई एक का प्रयोग किया जा सकता है, या दोनों में आंशिक रूप से प्रयोग किया जा सकता है। तो सबसे छोटी सी बात यह है कि हम एग्जाम्पल के रूप में अगर देखना चाहें तो ये ले सकते हैं कि हमारे जो एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर लैंड होती है, एग्रीकल्चर लैंड के अंदर फसल की बुआई, निराई, गुड़ाई, सिंचाई, कटाई, इन सभी कामों में हमें मशीनों की या लेबर की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम चाहें तो पूंजी लगा करके मशीनें खरीद सकते हैं और सारा का सारा काम मशीनों से भी कर सकते हैं। और हमारे पास पूंजी नहीं है तो हम लेबर लगा के सारा का सारा काम लेबर से भी करवाते हैं। तो लेबर भी सारा काम कर सकती है अथवा पूंजी भी सारा काम कर सकती है। तो इसको पूरा करने के लिए कुछ मात्रा में लेबर, कुछ मात्रा में पूंजी भी लग सकती है। तो इनके अपने अपने फ़ायदे होते हैं। इसमें क्या होता है कि यदि हम सारा का सारा लेबर लगा लेते हैं तो लेबर हमारा महंगा पड़ता है, पूंजी हमारी सस्ती पड़ती है। लेकिन लेबर से अगर सारा लगा कर काम करवाते हैं तो हमारी जो प्रोडक्शन की क्वालिटी होती है और वेस्टेज होती है उसमें हमें बहुत बेनिफिट होता है। क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है और वेस्टेज बहुत कम होता है। इसके लिए यदि हम मशीनों से निराई, गुड़ाई, कटाई, सिंचाई करवाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो कॉस्ट होती है वो कम तो आती है, लेकिन हमारा जो वेस्टेज होता है वो बढ़ जाता है और उत्पादन कम होता है, क्वालिटी कम आती है। तो यदि लेबर का लॉस होता है तो बेनिफिट ज़्यादा होता है, और यदि कैपिटलाइजेशन का बेनिफिट होता है तो लॉस भी ज़्यादा होता है। फिर भी हम अपनी इच्छा अनुसार दोनों में कोई भी साधन का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास में बात आती है कि समान मात्रा में और समान मात्रा, समान गुणवत्ता बनाए रखते हुए समान उत्पादन को तैयार करना हो, और उसमें साधनों को यदि हम आगे पीछे कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो उत्पादन करने के लिए एक ऐसा लेवल तैयार करते हैं, ऐसा ऑप्टिमम बैलेंसिंग सिस्टम तैयार करते हैं जिससे हमारा उत्पादन सही मात्रा में बना रहता है। अब आगे आता है सम मात्रा वक्र को परिभाषित भी किया जा सकता है। तो इसकी परिभाषा कुछ विद्वानों ने इस प्रकार से दी है, जैसे केस जी कोहेन एवं RM सायर के अनुसार एक परिभाषा है। तो एक समोत्पाद वक्र वह वक्र होता है जिस पर उत्पादन की अधिकतम प्राप्य योग्य दर स्थिर होती है। दूसरा कीरस्टीड के शब्दों में इस प्रकार से है कि समोत्पाद वक्र दो साधनों के उन सभी संभावित संयोगों को बताता है जो कि एक समान कुल उत्पादन प्राप्त करते हैं। ये समोत्पादी वक्र के लिए बताया गया है। विभिन्न संयोगों में उत्पादन को प्राप्त होने वाले समान उत्पादन स्तर को बताया गया है। इसी कारण समोत्पाद वक्र को उत्पादन उदासीनता वक्र, प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व भी कह सकते हैं। तो इसमें जैसे हमने पढ़ा था उदासीनता वक्र विश्लेषण, उदासीनता वक्र विश्लेषण में क्या होता है कि एक इंडिफरेंस कर्व होता है, ऊपर से नीचे बाएं है दाएं, ऊपर से नीचे बाएं है दाएं गिरता हुआ एक वक्र होता है जो ओ वाई वर्टिकल और ओ एक्स हॉरिजॉन्टल अक्ष के ऊपर बनाया जाता है। और उसी प्रकार से ही हमारा समोत्पत्ति वक्र भी बनाया जाता है जो ओ वाई वर्टिकल और ओ एक्स हॉरिजॉन्टल अक्ष के ऊपर से नीचे बाएं से दाएं गिरता हुआ वक्र होता है। उसके अंदर हम अपना प्रोडक्शन डिसाइड भी कर सकते हैं और हम उसमें
अधिकतम प्रोडक्शन और कम से कम अधिक हमारा जो प्रोडक्शन होता है वो एक लेवल के ऊपर डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर एक साधन को अधिकतम कर सकते हैं, दूसरे को कम करेंगे। तो दूसरे में हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक दूसरे साधन को अधिकतम और पहले साधन को कम करेंगे। या जैसे दो साधन होते हैं, एक एक्स साधन और एक वाई साधन, यदि सारा का सारा वाई साधन लगाएंगे तो एक्स साधन की कम से कम 1 यूनिट होती है, और सारा का सारा एक्स साधन लगाएंगे तो वाई के साधन की कम से कम 1 यूनिट होती है। इस प्रकार से हम अपने उत्पादन को समान मात्रा में इक्विवेलेंट बनाए रखते हुए दो साधनों का प्रयोग करते हुए उत्पादन को सेम मात्रा में बनाए रखते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। कि उदासीनता वक्र विश्लेषण और आइसो कर्व दोनों एक जैसे ही होते हैं, लेकिन फिर भी इनमें कुछ अंतर होता है। तो अंतर क्या होता है? जैसे नंबर 1 आता है, एक उदासीनता वक्र संतुष्टि को प्रकट करता है जिसको भौतिक इकाइयों में नहीं मापा जा सकता है, जबकि समोत्पत्ति वक्र सम्मात्रा वक्र उत्पादन को भौतिक इकाइयों में मापता है, और ये भी उसी प्रकार से कार्य उसी प्रकार से करता है, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन दिखाता है जो माप नहीं सकते हैं, लेकिन ये उत्पादन की मात्रा को दर्शाता है जो माप सकते हैं। दूसरा, उदासीनता रेखा चित्र पर हम केवल यह दर्शा सकते हैं कि एक ऊंचा उदासीनता वक्र नीचे उदासीनता वक्र की अपेक्षा अधिक संतुष्टि प्रदान करता है, परंतु यह नहीं बता सकते कि एक उदासीनता वक्र की अपेक्षा दूसरे से कितनी अधिक मात्रा कम या अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। जबकि समोत्पत्ति वक्र में यह आसानी से दर्शाया जा सकता है कि एक नीचे उदासीनता वक्र की तुलना में ऊंचे उदासीनता वक्र पर कितनी मात्रा अधिक होती है। तीसरा इसमें आता है, क्योंकि उदासीनता वक्रों पर संतुष्टि भौतिक इकाइयों में नहीं मापी जा सकती है, इसलिए इन्हें कल्पित संख्या 1, 2, 3, 4 अपने मन से कुछ भी दे सकते हैं। जब उदासीनता वक्रों में समोत्पत्ति वक्र का एक और लाभ यह है कि उन्हें भौतिक इकाइयों में अंकित करके किया जा सकता है, जैसे कि उदासीनता वक्र होता है उसी प्रकार से हम आइसो कर्व बनाते हैं, और ये 500 इकाइयाँ, 1000 इकाइयाँ, 1500 इकाइयाँ, 2000 इकाइयाँ या 100, 200, 300, 500 इकाइयाँ, इस प्रकार से हम अपनी इकाइयों में इसको शो करते हैं। तो ये था हमारा समोत्पत्ति वक्र। धन्यवाद।